एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी लोगों का ज्योग्राफी पर इस वीडियो लेक्चर सीरीज में। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत की जलवायु की, दैट इज क्लाइमेट ऑफ इंडिया। जलवायु क्या होती है, जलवायु किन किन कारकों द्वारा प्रभावित होती है, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ अ कंट्री, वे सारे कारक। और फिर जलवायु का वितरण किस प्रकार से है, सीजन्स का रिदम किस प्रकार से चलता है, भारत की जलवायु से संबंध में मानसून की घटना का एक बड़ा महत्व है। तो इन सारी बातों को लेकर के एक कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया देने की कोशिश की गई। तो सबसे पहले हम लोग इस लेक्चर की एक आउटव्यू या ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमको क्या क्या इस लेक्चर के माध्यम से सीखना है। सबसे पहले द मीनिंग ऑफ क्लाइमेट, क्या होता है क्लाइमेट, उसमें क्यों स्टडी किया जाता है, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है। उसके बाद में मॉनसून्स एंड इंडिया, ये जो शब्द है मॉनसून जो प्रायः भारत के साथ जुड़ा रहता है और हम इस्तेमाल करते रहते हैं, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसका मतलब क्या है और क्यों हम भारत के साथ इसे जोड़ते हैं। तीसरी, थियरीज रिलेटेड टू द ओरिजिन ऑफ मॉनसून, यानी मॉनसून की उत्पत्ति एवं उसकी प्रगति एवं उसके अग्रसर होने के संबंधित जो भी सिद्धांत है, किस प्रकार से मॉनसून आता है, किस प्रकार से भारत को प्रभावित करता है और किस किस प्रकार से वर्षा का वितरण होता है, ये सारी बातें। मॉनसून्स एंड रिलेटेड फिनोमेना, यानी मॉनसून एवं उससे संबंधित अन्य प्रकार की गतिविधियां जो हम जलवायु में हमें देखनी है। और फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सीजनल रिदम, यानी सीजन्स का रिदम किस प्रकार से चलता है, कैसे सीजन्स क्रमशः बार बार आते रहते हैं। तो ये सारी बातें हैं जिनको हमें देखना है। हम आगे बढ़ते हैं, इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम मीनिंग से स्टार्ट करेंगे। व्हाट डज द वर्ड क्लाइमेट मीन। क्लाइमेट को डिफाइन किया गया है, देखिए लिखा गया है, क्लाइमेट में बी रेफर्ड टू एज द एवरेज कंडीशंस ऑफ क्लाइमेटिक वेरिएबल्स, यानी जो मौसम संबंधी चर हैं। वेरिएबल का मतलब होता है चर, चर वे जो परिवर्तित होते रहते हैं लगातार। तो क्लाइमेटिक वेरिएबल्स जैसे कि टेम्परेचर, जिसे हम तापमान कहेंगे, जैसे कि रेनफॉल, जिसे हम वर्षा कहेंगे, जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसे हम वायु दाब कहेंगे, या फिर वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ विंड्स। इन सारी चीजों की एवरेज कंडीशंस की रिप्रेजेंटेशन के आधार पर जो जनरलाइजेशन किया जाए वह क्लाइमेट को रिप्रेजेंट करता है। मौसम क्या है, मौसम इन मौसमी चरों का एवरेज रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है। द क्लाइमेट ऑफ अ कंट्री इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, वे कौन कौन से कारक हैं जो किसी देश की जलवायु को प्रभावित करते हैं, उनको हमने यहां पे लिख रखा है। पहला है लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, इसे हम हिंदी में कहेंगे अक्षांशीय विस्तार। देखिए अक्षांश क्या होते हैं ये हमने आपको बताया था, अगर आपको नहीं पता है तो हम पहले कहेंगे कि लैटिट्यूड को ठीक से समझ लें। पृथ्वी की सतह को हम क्षैतिज रेखाओं में विभाजित करते हैं, यानी पृथ्वी की सतह के ऊपर हमने इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइंस प्रिज्यूम की गई हैं और ये टोटल 181 इन नंबर है। 0 से 0 डिग्री को हम इक्वेटर कहते हैं और 1 2 3 4 इस प्रकार करके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और इसी प्रकार से 1 2 3 4 करके सदर्न हेमिस्फीयर में भी विद्यमान है। तो ये जो लाइंस हैं ये इस बात की इंडिकेटर हैं। इसके इन लाइंस के आधार पे हमने अर्थ को क्लाइमेटिक जोन्स में भी डिवाइड किया। ऐसे जोन्स हैं अर्थ के सरफेस के ऊपर जहां हीट की अवेलेबिलिटी ज्यादा है और ऐसे जोन्स हैं जहां हीट की अवेलेबिलिटी कम है। तो हीट सरप्लस जोन और हीट डेफिशिएंसी जोन्स के बीच में एक प्रकार का इंबैलेंस है। तो लैटिट्यूड्स, कौन से लैटिट्यूड पे कोई स्थान अगर इक्वेटर के ऊपर अवस्थित है, भूमध्य रेखा के ऊपर अवस्थित है, तो फिर एकदम क्लियर है कि वहां पर गर्म जलवायु होगी। और कोई भाग अगर ध्रुवों पर अवस्थित है तो एकदम क्लियर है कि वहां पर शीत जलवायु होगी। तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इस बात को डिटरमाइन करती है कि आपका क्लाइमेट कैसे होगा। दूसरा फैक्टर जो क्लाइमेट को इंफ्लुएंस करता है वो है रिलीफ। इसे हिंदी में हम लोग उच्चावच कहते हैं। उच्चावच का मतलब होता है किसी भी स्थान के ऊपर ऊंचे एवं नीचे स्थानों के बीच का जो एवरेज ऑल्टीट्यूड रेशियो है वो रिप्रेजेंट करता है रिलीफ या फिर उच्चावच को। अगर किसी एरिया का रिलीफ हाई है, यानी कहने का मतलब ऊंचाई अधिक है, तो वहां पर आप देख सकते हैं कि वहां पर ऑटोमेटिकली ठंडा टेम्परेचर मिलेगा या कम तापमान मिलेगा। कई एग्जाम्पल देखे जा सकते हैं, जैसे केन्या में एक माउंटेन है, माउंटेन का नाम है माउंट किलिमंजारो। ये एक माउंटेन है जो एकदम इक्वेटोरियल जोन के बहुत नजदीक है, लेकिन बावजूद इसके
कि यहां पर इक्वेटर है, ये इसकी हायर रीचेस में आपको स्नो देखने को मिलेगी और उसकी वजह यह है कि रिलीफ जो है वो यहां पर हावी है, ऊंचाई की वजह से तापमान कम देखने को मिलता है। नंबर 3, एरियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर। कोई भी स्थान अगर पानी के नजदीक है, कोस्टल एरिया में है, तो वहां पे मॉडरेट क्लाइमेट देखने को मिलेगा, यानी आपका जो कोस्टल एरियाज है वहां पर ना बहुत ज्यादा गर्मी और ना बहुत ज्यादा सर्दी। और वे स्थान जो काफी दूरी पे अवस्थित है समुद्र से, वहां पर एक्सट्रीम कंडीशंस आपको देखने को मिलेगी, ना बहुत ज्यादा गर्मी भी देखने को मिलेगी और बहुत ज्यादा सर्दी भी देखने को मिलेगी, और डायरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा, यानी दैनिक तापांतर बहुत अधिक होगा। उसके अलावा भारत जैसे देश में अगर देखा जाए तो कौन कौन से कारक है जो भारत के तापमान को प्रभावित करते हैं, भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं, तो सबसे पहले यहां पर लिखा हुआ है द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द मिडिल ऑफ द कंट्री। भारत के ठीक बीचों बीच से कर्क रेखा पास होकर के जा रही है, और कर्क रेखा के पास होने की वजह से कर्क रेखा के अनुरूप यहां पर उष्णकटिबंधीय जलवायु देखने को मिलती है। दूसरी चीज, भारत का एक बहुत बड़ा भाग टेम्परेट लैटिट्यूड्स में भी है। भारत की अगर एक्सटेंट को देखा जाए तो भारत ट्रॉपिकल जोन में भी है, टेम्परेट जोन में भी है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो भारत की क्लाइमेट को या इंडिया की क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करते हैं। आगे एक यहां पर मैंने वर्ड लिखा हुआ है, क्वेश्चन करके लिखा हुआ है, मैं इसको थोड़ा सा चाहता हूं आप देख लें। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, प्रश्न आपके सामने मैंने पेश किया है, मैं इस प्रश्न को पहले पढ़ देता हूं। The temperate part of India is much wider and larger than its tropical part. ये ऊपर लिखा हुआ है। Why is then India termed as a tropical country? प्रश्न ये है कि भारत में शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र भी है और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र भी है। भारत का जो क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में आता है उसका क्षेत्रफल भारत के उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के मुकाबले अधिक है। बावजूद इसके हम भारत को एक उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु वाला क्षेत्र कहते हैं, यानी ट्रॉपिकल मानसून कंट्री कहते हैं। ऐसा क्यों है? और उसका जवाब है भारत में हिमालय की अवस्थिति। क्योंकि भारत में हिमालय नॉर्दर्न एरिया में इस प्रकार से लोकेटेड है कि वो टेम्परेट इंफ्लुएंस को इंडिया में आने नहीं देते हैं। सेम लैटिट्यूड पर वर्ल्ड में कोई और स्थान हो, सेंट्रल एशिया में हो, वेस्टर्न एशिया में हो, सेम लैटिट्यूड पर कोई और स्थान है वो इंडिया के कंपैरिजन में ज्यादा ठंडा है। बस इन हिमालयस की इंफ्लुएंस की वजह से भारत के नॉर्दर्न प्लेन्स में एक्सट्रीम कोल्ड वेव कंडीशंस से काफी रक्षा हो जाती है। यही हिमालय है, ये हिमालय का इंफ्लुएंस है कि जो साउथ से आने वाली मानसून विंड्स हैं वो इंटरसेप्ट कर ली जाती हैं और रेनफॉल होती है। प्लस भारत का ट्रॉपिकल पार्ट भले ही नीचे की तरफ काफी पतला है, मगर अगर ट्रॉपिकल पार्ट को देखें तो उसके तीनों तरफ ओशंस मौजूद हैं। एक तरफ अरेबियन सी है, एक तरफ बे ऑफ बंगाल है और नीचे इंडियन ओशन है, और हर तरफ से जो ओशन का इंफ्लुएंस है ये एक्सटेंड करता है इनवर्ड्स। तो बावजूद इसके कि भारत का टेम्परेट पार्ट बहुत बड़ा है, ट्रॉपिकल पार्ट जो है वो चौड़ा ना होने के बावजूद भी जो भारत की जलवायु है वो ट्रॉपिकल मानसून कहलाएगी। यहां पर जो बातें लिखी हुई हैं देखिए, उसी को एग्जांपल के रूप में हमने बताया। द हिमालय एक्ट एज बैरियर दैट लिमिट द कोल्ड टेम्परेट विंड्स दैट ओरिजिनेट इन सेंट्रल एशिया, thereby isolating India from the conditions that prevail in Central Asia। तो सेंट्रल एशिया की कंडीशन से भारत को बचाती हैं। इसके अलावा ओशंस की मौजूदगी और किस प्रकार से मानसून विंड्स है वो भारत के क्लाइमेट को इंपैक्ट करती है। भारत के बारे में कहा जा सकता है इंडिया हैज अ ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट। अब इस शब्द मानसून को हम देख लेते हैं, क्या है इस मानसून के बारे में। हमने बताया, पहले तो अभी हम बता दें कि वो कौन कौन से कारक हैं जो किसी भी देश की जलवायु को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले हमने बताया लोकेशन एंड लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, इसका मतलब किसी जगह पर अवस्थिति क्या है और अक्षांशीय विस्तार क्या है। नंबर 2 डिस्टेंस फ्रॉम द सी, यानी समुद्र से कितनी दूरी है। जो स्थान समुद्र से ज्यादा दूर होगा वहां पर एक्सट्रीम कंडीशंस ऑफ क्लाइमेट आपको देखने को मिलेगी। नंबर 3 नॉर्थ में माउंटेन रेंजेस, यानी उत्तर में पर्वतमाला का एक्जिस्टेंस होना, वो भारत के क्लाइमेट को इंपैक्ट करता है। नंबर 4 फिजियोग्राफी एंड रिलीफ, भारत में कई ऐसे स्थान हैं जो ट्रॉपिकल एरियाज में होने के बावजूद भी अपनी रिलीफ और ऊंचाई की वजह से ठंडे हैं। अपर एयर सर्कुलेशन, अपर एयर सर्कुलेशन का मतलब ये हुआ, हमने जब आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर और विंड्स के बारे में बताया था तो हमने बताया था कि इस वायुमंडल में ऊपरी सतह पर जेट धाराएं और बहुत सारे सर्कुलेशन पैटर्न्स चलते हैं, वो लोअर लेवल पर एयर सर्कुलेशन और सरफेस फ्लो को इंपैक्ट करते हैं। मॉनसून विंड्स, मॉनसून की जो
धाराएं हैं, मानसून की जो पवनें हैं, वो जो जिस प्रकार से वाटर लेके आती हैं और मॉइस्चर लेकर के हमारे इंडिया के ऊपर बरसाती हैं, जेट स्ट्रीम की मौजूदगी, कई बार ट्रॉपिकल साइक्लोन या जिसे हम उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं, वो चक्रवात निर्मित होते हैं बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में, वो भारत के क्लाइमेट को इंपैक्ट करते हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का मतलब होता है पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ दरअसल क्या है कि पश्चिम के क्षेत्र से उठने वाले तूफान है। ये तूफान लगातार वेस्टर्ली विंड्स के साथ यानी पछुआ पवनों के साथ आते हैं और भारत में विंटर रेनफॉल कॉज करते हैं। कई बार आप सोचते होंगे कि सर्दियों में रेनफॉल हो जाती है नॉर्दर्न एरियाज में, तो ये होती है पश्चिमी विक्षोभ की वजह से, यानी वेस्टर्ली डिप्रेशंस की वजह से। और ये जो लास्ट वर्ड लिखा हुआ है एनसो, एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन, इन्हीं शब्दों के, इन सब फैक्टर्स के भारत के क्लाइमेट के ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं वो हम आगे बताएंगे। ठीक, चलिए देखते हैं। ये जो मॉनसून है उस शब्द के बारे में बता रहे हैं कि ये जो मॉनसून शब्द की जो उत्पत्ति है वो एक अरबी शब्द है मौसम, उससे बना है और उसका मतलब होता है सीजन। ये जो मॉनसून शब्द है, मॉनसून विंड है, इसकी खास बात यह है कि ये सीजन के अकॉर्डिंग डायरेक्शन चेंज करती है। एक साल के 6 महीने तो ये सी टू लैंड बहती हैं और फिर साल के अगले सीजन में ये लैंड टू सी बहती है। इन मॉनसून विंड्स के डेवलपमेंट को लेकर के कि ये मॉनसून विंड्स कैसे ओरिजिनेट होती है, मॉनसून क्यों आता है, उसको लेकर के कई सारे सिद्धांत और कई सारे एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं। उन पर हम विचार कर लेते हैं कि मॉनसून क्यों आता है। सबसे पहले तो यहां पे लिखा हुआ थर्मल कॉन्सेप्ट। थर्मल कॉन्सेप्ट का मतलब होता है तापीय सिद्धांत। मॉनसून की उत्पत्ति को लेकर के तापीय सिद्धांत क्या कहता है, व्हाट इज थर्मल कंसेप्ट रिलेटेड टू द ओरिजिन ऑफ मॉनसून। और ये कंसेप्ट ये कहता है कि साहब जब कभी भी लैंड के ऊपर हीटिंग ज्यादा हो जाती है, हीटिंग क्यों ज्यादा हो जाती है, क्योंकि वहां के ऊपर सन की रेज डायरेक्ट पड़ने लगती हैं, तो हीट के रिस्पांस में लैंड के ऊपर एक लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है और अर्थ पे जब कभी भी लो प्रेशर जोन क्रिएट होगा तो उस लो प्रेशर जोन को फिलअप करने के लिए हर तरफ से एयर आएगी, हर तरफ से विंड्स चलेंगी, तो लैंड के ऊपर लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है और उसको भरने के लिए विंड्स चलती है और वही विंड्स अपने मार्ग में मॉइस्चर पिकअप करती हुई आती हैं और रेनफॉल करती है। ये बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। और ठीक उल्टा जब सर्दियां होती हैं तो लैंड के ऊपर हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है और विंड्स अलग डायरेक्शन में चलती है। तो ये एक डायरेक्शन का मानसून है और फिर वो दूसरी डायरेक्शन का मानसून है। इसे हम समर मानसून कहेंगे और उसे हम विंटर मानसून कहेंगे। इसको हम डायग्रामेटिकली देख लेते हैं। मैं अगर इसे डायग्राम के रूप में दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि ये सूरज की रोशनी चमकने की वजह से, अभी अगर हम इसको देखें, सूरज की रोशनी चमकने की वजह से लो प्रेशर जोन क्रिएट हो गया। ये भारत का नक्शा है और आप यहां देख सकते हैं अरेबियन सी है और ये बे ऑफ बंगाल है। ये बे ऑफ बंगाल की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत लिखी हुई है, BENGAL होना चाहिए था। तो यहां से विंड्स हैं वो मूव करती हैं और इस लो प्रेशर जोन को फिलअप करने की कोशिश करती हैं और रास्ते में वे मॉइस्चर पिकअप करती हुई जाती हैं और यहाँ के जो माउंटेनियस बैरियर्स हैं उनसे टकरा करके वो रेनफॉल लाती है। तो मॉनसून विंड्स हैं वो रेनफॉल लाती हैं। पहला तो टेम्परेचर का प्रभाव होता है। उसके बाद में यहीं पे हम आपको दूसरा दिखाते हैं मॉनसून कैसे परिवर्तित हो जाता है। देखिए विंटर की कंडीशंस थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। लैंड एरिया के बारे में देखिए, लैंड और वाटर के बिहेवियर में एक बेसिक अंतर होता है। अंतर यह होता है कि वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है और इस वजह से वो देर में गर्म होता है और देर में ठंडा होता है। यानी लैंड जो है वो एज कंपेयर टू वाटर जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी होती है। लैंड जब गर्म होना शुरू होती है, व्हेनेवर लैंड गेट्स टू हीटेड अप, बिगिंस टू गेट हीटेड अप, तो लैंड के ऊपर लो प्रेशर क्रिएट होता है क्योंकि वो सराउंडिंग एरियाज के मुकाबले ज्यादा गर्म हो जाती है। और वहीं पे विंटर्स में जब कभी भी विंटर की बात आती है, जैसे कि इस वक्त हम बात कर रहे हैं, ये विंटर मॉनसून की कंडीशन है। इस वक्त एज कंपेयर टू वाटर लैंड ज्यादा ठंडी हो जाती है और ज्यादा ठंडी होने की वजह से हाई प्रेशर जोन्स क्रिएट होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं हाई प्रेशर जोन्स, और सराउंडिंग जो वाटर एरिया है उसके ऊपर लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है और इस वजह से ये मॉनसून वापस की तरफ को जा रहा होता है। इसकी जनरल डायरेक्शन ऑफ फ्लो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से है, इस वजह से हम लोग इसे विंटर मॉनसून भी कहते हैं या हम नॉर्थ ईस्ट मॉनसून भी कहते हैं। तो जो चीज हम आपको दिखाना चाहते थे, एक स्लाइड अगर हम पीछे आए, इसमें पीछे करा जाए इसे, ये आ गया, तो ये आप देख सकते हैं कि ये कंडीशन जो है रिप्रेजेंट करती है समर मॉनसून को।
और एक स्लाइड हम आगे अगर जाएं तो आप देख सकते हैं ये कंडीशन रिप्रेजेंट करती है विंटर मानसून को। अगर हम पीछे आए एक बार फिर, तो ये जनरल डायरेक्शन की बात करें तो ये साउथ वेस्ट से है डायरेक्शन, ज्यादातर ये मानसून हवाएं साउथ वेस्ट से आ रही हैं, इसलिए इसे साउथ वेस्ट मानसून भी कहा जाता है। और आगे हम बढ़ाएं एक स्लाइड तो हम देख सकते हैं इस स्लाइड के ऊपर विंटर मानसून है। विंटर मानसून में नॉर्थ ईस्ट की तरफ से हवाएं आ रही हैं, यानी पूर्वोत्तर की तरफ से हवाएं आ रही हैं, इस वजह से इसे हम लोग नॉर्थ ईस्ट मानसून भी कहते हैं। आगे अगर हम इस स्लाइड को देखते रहते हैं, छोड़ दीजिए हम, ये मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहता हूं। हमने जब आपको क्लाइमेट पढ़ाया था तो क्लाइमेट में हमने आपको एक बात बताई थी कि पृथ्वी के ऊपर प्लैनेटरी विंड्स चलती हैं, यानी वायु दाब पेटियों के निर्माण के साथ साथ पवनों का संचार होता है। उसमें एक प्रकार की पवनें हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं व्यापार पवनें, यानी ट्रेड विंड्स। ट्रेड विंड्स वे विंड्स हैं जो ट्रॉपिकल जोन्स में बहती हैं, और वहीं पर टेम्परेट जोन या शीतोष्ण कटिबंधीय अक्षांशों में बहने वाली पवनें पछुआ पवनें कहलाती। तो ट्रेड विंड्स जो विंड्स हैं वे दोनों गोलार्धों से, यानी दोनों हेमिस्फीयर से आकर के इक्वेटर के पास एक स्थान है वहां पे आकर के मिलती हैं। उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं ITCZ। ये शायद छोटा आपके सामने दिख रहा हो तो मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड करके लिख दूं। ये वो पॉइंट है जहां ट्रेड विंड्स आकर के मिलती है, व्यापार पवनें। इस पॉइंट को हम लोग ITCZ कहते हैं। इसको अंग्रेजी में इसका शॉर्ट फॉर्म आएगा इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, कन्वर्जेंस जोन। इसे हिंदी में अगर हम बात करेंगे तो हम कहेंगे कि अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, यानी दोनों ट्रॉपिक्स के बीच का कन्वर्जेंस जोन। दोनों हवाएं आकर के ट्रेड विंड्स के रूप में यहां पे आकर के मिलती हैं। और जो ट्रेड विंड्स हैं, मैं आपको यहीं पर विंड्स की जनरेशन के बारे में एक बार फिर बता दूं। विंड्स जनरेट क्यों होती हैं, पवनों का संचार क्यों होता है? पवनों का संचार इस वजह से होता है कि पृथ्वी के ऊपर उच्च दाब एवं निम्न दाब के क्षेत्र बन जाते हैं, और जब कभी भी पवनें संचारित होती हैं तो उनकी जो संचार की दिशा है वो सीधे सीधे प्रभावित होती है कोरियोलिस बल के द्वारा। हम आपको क्लाइमेट जब पढ़ा रहे थे तो जब फिजिकल ज्योग्राफी हम पढ़ा रहे थे तो वहां हमने कोरियोलिस बल के बारे में बताया था। पृथ्वी के ऊपर कोई भी वस्तु पृथ्वी के घूर्णन के कारण कोरियोलिस बल द्वारा प्रभावित होती है, और इस कोरियोलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में पवनों का संचार दाईं ओर होता है और दक्षिणी गोलार्ध में पवनों का संचार बाईं ओर होता है। अब ये जो सन है, अपना सन जिसे हम फादर ऑफ द सोलर सिस्टम कहते हैं, ये सन अर्थ के ऊपर एक पर्टिकुलर पोजीशन में नहीं रहता है। हमने सन की मोशन को भी आपको इस वीडियो लेक्चर सीरीज में बताया है, मगर वो किसी दूसरे लेक्चर में बताया है। हमने बताया है कि सन की पोजीशन रिलेटिव टू द अर्थ चेंज होती रहती है। जब सन मूव करता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ, यानी उत्तरायण होता है जब सन का, यानी उत्तरी गोलार्ध की तरफ सन की मूवमेंट होना चालू होती है, तो उसके साथ साथ ये ITCZ का जोन भी शिफ्ट होकर के ऊपर चला जाता है। आप देख सकते हैं कि येलो वाला ये जोन अब ये शिफ्ट होकर के ऊपर की तरफ जाकर के आप देखेंगे वो जाकर के न्यू पोजीशन को पा जाता है। ये वो पोजीशन है। अब इसे हम ITCZ के रूप में नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अब इसको हमने NITCZ कहा, यानी नॉर्दर्न इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन्स। जब सन या सूरज का दक्षिणायन होगा तो यही जोन नीचे सदर्न हेमिस्फीयर में आ जाएगा। तो ITCZ की नॉर्दर्न मूवमेंट की वजह से ट्रेड विंड्स को अब इक्वेटर को क्रॉस करके इस ITCZ तक जाना पड़ता है। और ये जो ट्रेड विंड्स हैं जब ये इक्वेटर को क्रॉस करके ITCZ की तरफ मूव करती हैं तो अपनी डायरेक्शन को चेंज करती हैं, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में तो वो लेफ्ट की तरफ को मूव कर रही थी, लेकिन उत्तरी गोलार्ध में आते ही कोरियोलिस बल के कारण उनको राइट की तरफ को मूव करना पड़ता है और वो ITCZ की तरफ जाते हैं। उनकी इस राइट मूवमेंट या मोशन के कारण ही वे भारत में प्रवेश कर पाती हैं। अगर मैं बात करूं भारत का राउंड अबाउट आकार, अगर मैं कहूं कि भारत का आकार कुछ यूं है, तो आप देख सकते हैं कि ये पवनें जो दक्षिणी गोलार्ध की वो इस तरफ से मूव करके भारत में प्रवेश करती है। तो एक सिद्धांत ये भी है कि भारत का जो मानसून है वो इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज की वजह से आता है, यानी उन पवनों की वजह से आता है जो इक्वेटर की तरफ से आती है, दक्षिणी गोलार्ध से आती है। तो ये भी एक सिद्धांत, यानी आप देख सकते हैं कि भारत के मानसून के ऊपर दो चीजों का प्रभाव पड़ रहा है। एक तो टेम्परेचर की वजह से हाई एंड लो प्रेशर जोन्स के क्रिएट होने का, और दूसरा कोरियोलिस बल के इंपैक्ट की वजह से आप देख सकते हैं कि कैसे विंड्स मूव करती है।
ये दोनों प्रभावों को स्टडी करने के बाद अब हम बात करते हैं कि ये पवनें किस किस तरह से आती हैं और कैसे कैसे भारत में इनका और प्रभाव पड़ता है, उसको कुछ चीजों को और समझने का प्रयास करते हैं। जेट स्ट्रीम एंड अपर एयर सर्कुलेशन, ये जो यहां पर लिखा है, देखिए मानसून है तो एक सतही पवन, इसका मतलब ये कि ये पृथ्वी की सतह के ऊपर बहती है, किंतु मानसून पवनों के संचार के ऊपर एटमॉस्फेयर के अपर लेयर्स में होने वाले विंड सर्कुलेशन का भी प्रभाव पड़ता है। दैट इज टू से वायुमंडल के ऊपरी भागों में चलने वाले पवन संचरण का सीधा सीधा प्रभाव निचले स्तरों पर होने वाले संचार के ऊपर पड़ता है, और इस वजह से मानसून के ऊपर अपर एयर सर्कुलेशन एंड जेट स्ट्रीम का भी प्रभाव देखने को मिलता है। नाउ व्हाट इज अपर एयर सर्कुलेशन? पृथ्वी के ऊपर जो पवनें चलती हैं वे तो हमें पता है, लेकिन इस पृथ्वी के ऊपर जो वायुमंडल है उसके ऊपर वाले स्तरों पर अपर सर्कुलेशन एक चलता है, वहां पर भी पवनें चलती हैं, और वो जो फ्लो है वो लगभग उल्टा है, यानी सरफेस के ऊपर जिस दिशा में पवनें चल रही हैं उसके ठीक उल्टा ऊपर वाली दिशा में चल रही है। साथ साथ अपर एयर लेवल पर एक और फिनोमिना देखने को मिलता है जिसे हम लोग कहते हैं जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम पवनें एक प्रकार की पवनें हैं जो अपर एयर में चलती रहती हैं और वो लगातार मियांडर करती रहती है। मियांडर करने का मतलब यह है कि उनमें विसर्पण होता है। यहां पर कुछ चीजें हम बता दें जो यहां पे लिखा हुआ है, जेट स्ट्रीम्स एंड अपर एयर सर्कुलेशन ग्रेटली इन्फ्लुएंस द ओरिजिन ऑफ द मानसून। The subtropical jet stream is directly present over the southern slopes of the Himalayas, and this greatly reduces the ascent of the unstable air and produces monsoon. ठीक है, एंड ये जो प्रोड्यूसेस मानसून दिया है यहां पर सप्रेसेस मानसून आएगा, यानी वो मानसून को प्रोड्यूस नहीं कर रही है, सप्रेस कर रही है। इसको अगर हम डायग्रामेटिकली समझाने का प्रयास करें तो मैं यूं समझने की कोशिश कीजिए, अगर मैं इसे आगे बढ़ाऊं, मैं यहां पर आपको अपर एयर सर्कुलेशन समझाने की कोशिश करता हूं। ये भारत का नक्शा है, ये एक रफ आइडिया आपको देगा, और इस भारत के नक्शे के ऊपर आप देख सकते हैं कि ऊपर चाइना है, ये अगर मैं कहूं तिब्बत है, ये शायद येलो कलर में आपको दिख नहीं रहा हो तो मैं आपको एक कलर चेंज कर देता हूं, ये तिब्बत है, और ये जो दो एरोज हैं इधर से इधर को जा रही है, और ये जो एक एरो है ये जेट स्ट्रीम्स है, ये सरफेस में नहीं चल रही है, ये अपर एयर में चल रही है। ये जो दिशा है, एक एरो आपको यहां पे दिख रही है, ये भारत का मानसून है, ये भारत का मानसून है जो भारत में प्रवेश करता है, इधर से भी प्रवेश करता है और इधर से भी प्रवेश करता है, और ये जो मानसून पवनें हैं ये मानसून पवनें आकर के रेनफॉल लाती है। मगर ये जो जेट स्ट्रीम यहां पर मौजूद है ये भारत के मानसून को नुकसान पहुंचाती है। कहने का मतलब जब तक जेट स्ट्रीम की ये सदर्न लिम्ब या फिर इसकी एक दक्षिणी शाखा भारत के नॉर्दर्न प्लेन्स के ऊपर विद्यमान रहेगी तब तक यहां पर मानसून आने की संभावना नहीं है। यू विल नॉट फाइंड द अकरेंस ऑफ द मानसून आउट हियर। यहीं पर तिब्बत के पठार का रोल देखने को मिलता है। तिब्बत का पठार जो है ये एक हाई हीट सोर्स के रूप में एक्ट करता है। मतलब ये कि ये ऊंचाई पर अवस्थित एक बहुत बड़ा हीट का सोर्स है, और ये जब गर्म हो जाता है तो अपने ऊपर विद्यमान एयर को ये क्या करता है, गर्म कर देता है। और तिब्बत के ऊपर जब कन्वेक्शन करंट्स बनना शुरू होती हैं तो वे क्या करती हैं, दोनों दिशाओं में फैल करके इस जेट स्ट्रीम को डिसइंटीग्रेट कर देती हैं। ये जेट स्ट्रीम एक प्रकार से डिसइंटीग्रेट हो जाती, टूट जाती। ये डायग्राम मैंने शायद कॉम्प्लिकेट कर दिया, इसको मैं दोबारा दिखा दूं। देखिए जेट धाराओं की दो शाखाएं हैं, एक शाखा तिब्बत के उत्तर से जा रही है और वहीं पे एक शाखा दक्षिण की तरफ से जा रही है। जब तक ये शाखा विद्यमान रहेगी तब तक मानसून नहीं आएगा, क्योंकि ये शाखा जैसे ही नॉर्दर्न प्लेन्स के ऊपर मौजूद रहती है, उत्तर के मैदान के ऊपर मौजूद रहती है, तो ऊपर से नीचे की तरफ ये डाउनवर्ड फ्लो ऑफ करंट्स लाती है, यानी ऊपर से नीचे की ओर को आप देख सकते हैं कि ये पवनों का संचार होता है। ऊर्ध्वाधर संचार को ये एक प्रकार से प्रिवेंट करती है, सप्रेस करती है। तिब्बत का जो पठार है वो तकरीबन मई के महीने तक काफी गर्म हो जाता है, और मई के महीने आते आते तक आप देख सकते हैं कि तिब्बत के पठार पर कन्वेक्शन करंट्स बनती हैं जो इस जेट स्ट्रीम की इस धारा को पूरी तरह से नष्ट कर देती है। और जैसे ही जेट स्ट्रीम का ये लिम्ब टूट जाता है, इसी दौरान एक घटना और घटती है। ये वाली जेट स्ट्रीम है, इसे हम लोग कहते हैं वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम का मतलब पछुआ जेट, पश्चिमी जेट, पश्चिम दिशा वाला जेट स्ट्रीम। इसी दौरान इस दिशा से कंडीशंस बनती है ईस्टर्ली जेट की ओरिजिन की। एक धारा है जो अपर एयर सर्कुलेशन में
पूर्वी दिशा से भी बन जाती है। तो ये जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है, एक तरफ ये तुरंत डिसइंटीग्रेट होती है और तुरंत इधर से पुश मिलना चालू होता है। ये मानसून की पवनें हैं, अब इन्हें सपोर्ट मिल रहा है। एक तरफ ईस्टर्ली जेट से सपोर्ट मिल रहा है, दूसरी तरफ वेस्टर्ली जेट का जो ऊपर से सब्सिडेंस वाला इंपैक्ट है वो भी खत्म हो गया है और इनको हिमालय से भी पुश मिलता है और ये एक प्रकार से भारत में हैवी रेनफॉल लाती है। तो भारत के मानसून के बारे में जो बेसिक बात यह है कि कैसे आता है मानसून। इस जोन में लो प्रेशर का क्रिएट होना, हर तरफ से पवन का आना, पवन का हर दिशा से आना, साइमल्टेनियसली तिब्बत के पठार के द्वारा इस जेट स्ट्रीम को डिसइंटीग्रेट करना, ईस्टर्ली जेट से सपोर्ट मिल जाना और भारत के मानसून में सडन ब्रेक देखने को मिलता है। अचानक मानसून आता है। ये मानसून आप यूं कह सकते हैं कि ग्रेजुअल डेवलप नहीं होता, बहुत तेजी से मूव करता है। तो ये कुछ बातें थी हमने यहां पर आपको बताई, ये हमने लिखी हुई है स्लाइड पे जो रिटन मटेरियल है। अगर आप उसे पॉज करके पढ़ेंगे, आप पॉज कर लीजिए वीडियो को, आप उसे पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें पता लगती रहेंगी। वहां भी लिखा हुआ है, इधर भी लिखा हुआ है, पुस्तकों से ही पढ़ेंगे आपको जानकारी मिलेगी। आगे हम यहां पर बात कर रहे हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है, एडवांसमेंट ऑफ द मानसून। मानसून कैसे कैसे आगे बढ़ता है। देखिए मानसून का जो अराइवल है वो ग्रेजुअल नहीं है, वो सडन है, डाउनपोर है। एक साथ कोपियस रेनफॉल देखने को मिलती है, धमाके के साथ क्लाउड्स एंड लाइटनिंग होना शुरू करती है, बहुत तेज गड़गड़ाहट के साथ ये मानसून आता है। मानसून रीचेस केरला ऑन द 1st of June। सबसे पहले तो अंडमान निकोबार की तरफ से बढ़ता है, केरला में ये 1 जून पहुंच जाता है, उसके बाद ये मुंबई पहुंचता है और कलकत्ता तक 13 जून तक पहुंच जाता है। आप देख सकते हैं 1 जून तक ये केरला आता है, उसके बाद मुंबई और कोलकाता 13 जून तक पहुंच जाता है और उसके बाद में पूरे के पूरे पेनिनसुला और पूरे के पूरे भारत के ऊपर ये कुछ ही दिनों में ये 15 जुलाई तक पूरा का पूरा कवर कर लेता है। ये मानसून की मूवमेंट। अगर हम बात करें कि वो फैक्टर्स जो मानसून की विंड्स की रेनफॉल को इन्फ्लुएंस करते हैं, वे कौन कौन से कारक हैं जिनसे भारत में मानसून की रेनफॉल प्रभावित होती है, उनको हमने यहां मेंशन किया है। पहला कारक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ माउंटेन्स। जिन जिन स्थानों पर मानसून के मार्ग में पर्वत आते हैं वहां पर रेनफॉल काफी देखने को मिलती है। मैं एक एग्जांपल देकर बताता हूं। मैं अगर यहीं पर आपके सामने एक एग्जांपल पेश करूं, मान लीजिए ये कलर मैच नहीं कर रहा है, मान लीजिए मैंने ये इंडिया का अप्रोक्सीमेट ये गुजरात बनाया और ये आप देख सकते हैं ये भारत का पेनिनसुलर पार्ट है, रफ स्केच है और यहां पर देख सकते हैं कि पश्चिमी घाट अवस्थित है। जब कभी भी मानसून विंड स्ट्राइक करती है तो इस माउंटेन पे जब भी स्ट्राइक करेंगी तो पश्चिमी घाट क्या करते हैं, मानसून की विंड को ऊपर की तरफ को धकेलते हैं, ऊर्ध्वाधर संचार होता है, वर्टिकल अपलिफ्टमेंट इन द मानसून विंड्स होता है और जैसे जैसे मानसून विंड्स ऊपर की तरफ को ऊर्ध्वाधर संचार करती है वैसे वैसे इनमें संघनन होता है, कंडेंसेशन होता है और कंडेंसेशन के साथ साथ भयंकर रेनफॉल होती है ये पूरे जोन में इन मानसून। वहीं पे आप देख सकते हैं कि गुजरात जैसी जगहों पर मानसून भी पर्याप्त मात्रा में आता है, राजस्थान में पर्याप्त मात्रा में मानसून आता है, मगर अरावली पर्वत श्रृंखला की ओरिएंटेशन को अगर आप देखें, अरावली की डायरेक्शन साउथ ईस्ट से लेकर के साउथ वेस्ट से लेकर के नॉर्थ ईस्ट की तरफ को है। ये जो डायरेक्शन है मानसून की विंड के लिए फेवरेबल नहीं है। मानसून की हवाएं अरावली के इधर से और इधर से और इधर से और इधर से चली जाती हैं और अरावली उनको इंटरसेप्ट नहीं कर पाता। अगर अरावली की डायरेक्शन कुछ यूं होती, ऐसे होती, तो वो मानसून की विंड्स को इंटरसेप्ट करता। तो किसी भी माउंटेन रेंज का ओरिएंटेशन रेनफॉल को प्रभावित करता है। वेस्टर्न घाट्स एक तरफ को रेनफॉल में मदद करती हैं और वहीं पे अरावली क्या करती है, राजस्थान में रेनफॉल को मदद नहीं करती। इस वजह से पर्याप्त मानसून विंड्स के होने के बावजूद भी अरावली की ओरिएंटेशन की वजह से राजस्थान में रेनफॉल कंडीशन नहीं बनती। ये देखने वाली बात। और कुछ चीजें जो हम इस स्टेज पे बताना चाहते हैं, देखिए भारत में कई ऐसे स्थान हैं जैसे मेघालय में चेरापूंजी एवं मासीराम ये स्थान है, ये वर्ल्ड के वेटेस्ट प्लेस हैं। मानसीराम को हम लोग कहते हैं कि ये वर्ल्ड का सबसे ज्यादा वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। ये जो जोन है, ये चेरापूंजी का जोन और ये जो जोन है, ये ऐसा जोन है जहां पे हिल्स या माउंटेन्स की ओरिएंटेशन कुछ इस प्रकार से है कि एक फनल शेप स्ट्रक्चर का निर्माण हो जाता है। फनल का मतलब क्या होता है कि जैसे तेल डालने के लिए कुप्पी होती है जो क्या करती है, अट्रैक्ट करती है चीजों को अपने अंदर। तो ये तीन माउंटेन्स मिलकर के गारो खासी जयंतिया के आसपास आपको मेघालय के जोन में एक फनल शेप स्ट्रक्चर बनता है माउंटेन की वजह से, जो प्रमोट करता है विंड की एसेंट को और इस वजह से यहां रेनफॉल बहुत देखने को मिलती है। तो आप देख रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ माउंटेन्स किस प्रकार से रेनफॉल को प्रभावित करता है।
मानसून की दोनों शाखाएं हिमालय की तलहटी में आकर के मिल जाती हैं और शिवालिक के ऊपर जैसे जैसे एसेंट होती है तो इस वजह से वहां भी रेनफॉल होती है। तो एक बात। दूसरी बात, पोजीशन ऑफ द आईटीसीजेड। हम आईटीसीजेड की पोजीशन को हम बता चुके हैं कि कैसे वो रेनफॉल को इंपैक्ट करती है। अगर हम इस स्लाइड को थोड़ा सा पीछे करें, अगर पीछे लाया जाए और पीछे और पीछे, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ आईटीसीजेड की मूवमेंट की वजह से भी रेनफॉल इंपैक्ट हो रही है। हमने इस डायग्राम में दिखाया है। आगे बढ़ते हैं तो पीछे पीछे लाते हैं और ये देखिए हमने आपको तिब्बत के पठार के रोल के बारे में बताया कि तिब्बत किस प्रकार से हीटिंग करता है और जेट स्ट्रीम को किस प्रकार से डिस्ट्रॉय करता है। आगे वाले डायग्राम में आते हैं। देखिए इस डायग्राम में तिब्बत के पठार के रोल को हमने बार बार समझाया कि कैसे तिब्बत का पठार वेस्टर्ली जेट को इंपैक्ट करता है। फिर आगे बढ़ते हैं। यहां पे हमने आपको बताया कि दो चीजें, माउंटेन्स की ओरिएंटेशन और दूसरी चीज आईटीसीजेड, ये रेनफॉल को प्रभावित बहुत ज्यादा करते हैं। एक कारक इस स्टेज पे बताना जरूरी और हो गया है। आइए एनसो के बारे में थोड़ी जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। एनसो क्या है? एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। इस शब्द को देख लीजिए। एल नीनो क्या है और सदर्न ऑसिलेशन क्या है, ये इसको हम जरा अलग अलग समझने की कोशिश करते हैं। एल नीनो यानी कि एल नीनो एक धारा है जो पैसिफिक ओशन में बहती है। इसके बारे में हम आपको फिजिकल ज्योग्राफी के लेक्चर में बता चुके हैं, जहां पर हमने ओशन सर्कुलेशन बताया है। एल नीनो एक गर्म धारा है और एल नीनो धारा के साथ साथ और सारी धाराएं मिलकर के पैसिफिक ओशन में एक प्रकार का सर्कुलेशन सिस्टम बनाती हैं। उस सर्कुलेशन सिस्टम के ऊपर ही बेस्ड एक प्रकार की एटमॉस्फेरिक साइकिल चलती है, जिसे हम वॉकर साइकिल कहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि 3-4 साल में एक बार ऐसा होता है कि रैंडम एक घटना घटती है, जिसे हम लोग एल नीनो इवेंट कहते हैं। एल नीनो की घटना की वजह से पेरू एक देश है साउथ अमेरिका में, उसके वेस्टर्न कोस्ट के ऊपर वार्म वाटर आ जाता है। वार्म वाटर का मतलब वहां पर गर्म पानी आ जाता है और गर्म पानी आने की वजह से एकदम सिस्टम बदल जाता है और ये वॉकर सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो जाता है। ये कैसे होता है, इसको हम डायग्राम से समझेंगे तो बेहतर समझ में आएगा। देखिए एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन हम दिखा रहे हैं। हम आपको नॉर्मल साइकिल, और एक ये देखिए हमने डायग्राम दिखाया है। पहले तो हम इस डायग्राम के माध्यम से देखिए हमने क्या दिखाया। ये एक साइकिल है जो हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए होता क्या है, मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम बता देता हूं। साउथ अमेरिका, पहले तो मैं यहां पे निर्माण कर देता हूं नॉर्थ अमेरिका का। ये नॉर्थ अमेरिका है और साइमल्टेनियसली मैं यहीं पे निर्माण कर देता हूं साउथ अमेरिका का। देखिए ये बहुत जरूरी चीज है, मैंने यहां पे निर्माण कर दिया। साउथ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट के ऊपर, यहां पर इस स्थान के ऊपर आमतौर पर एक धारा है जिसका नाम है, वो एक ठंडी धारा है, कोल्ड करंट। और वो कोल्ड करंट है, इधर की तरफ आप देख सकते हैं कि नॉर्थ अमेरिका से इधर आपको अफ्रीका मिल जाएगा, यहीं पे आपको इंडिया मिल जाएगा, ये पूरा एशिया मिल जाएगा, यहीं से यहां पे ऑस्ट्रेलिया मिल जाएगा। मैंने रफ स्केच बनाया है आपको। इधर साउथ अमेरिका और ये जो ऑस्ट्रेलिया है, ये दोनों पीछे की तरफ को मिले हुए हैं क्योंकि पृथ्वी गोल है, ये आप जानते हैं। ये पूरे के पूरे पैसिफिक ओशन में एक प्रकार की साइकिल चलती है। उस साइकिल को हम लोग कहते हैं वॉकर साइकिल। वॉकर साइकिल इसको नाम दिया गया है क्योंकि एक सज्जन है, उनका नाम है, एक ओशनोग्राफर थे जॉर्ज वॉकर, उनके नाम पर दिया गया है। और वॉकर साइकिल जब नॉर्मल चलती है, उसमें होता यह है कि जब कभी भी साउथ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट के ऊपर कोल्ड करंट होती है, उस कोल्ड करंट का नाम है हम्बोल्ट करंट या फिर पेरू करंट, पेरू के पश्चिमी तट पर, तो वो उस कोल्ड करंट की वजह से हाई प्रेशर कंडीशन क्रिएट होती है और उसके ठीक उल्टे रेस्पॉन्स में इस तरफ को एक करंट क्रिएट होती है जिसकी वजह से वहां पे लो प्रेशर कंडीशन क्रिएट होती है। ठीक है, तो ये हाई प्रेशर और लो प्रेशर का ऑल्टरनेट क्रिएशन होता है। इस डायग्राम में एक छोटा सा फ्लॉ ये है कि इस तरफ को, यहां पर ये जो शब्द है, मैं उसको थोड़ा सा ठीक कर दूं, यहां पर लो प्रेशर लिखा होना चाहिए था सेकंड पार्ट में, और यहां पर हाई प्रेशर होना चाहिए था। इसको हम बाद में बता देंगे, पहले तो हम फिलहाल इतना बता रहे हैं कि जब कभी भी यहां पर कोल्ड करंट होगी तो कोल्ड करंट की वजह से यहां पे हाई प्रेशर होगा और ऑस्ट्रेलिया के पास लो प्रेशर होगा। तो हाई प्रेशर जहां पर भी होगा, वहां से विंड क्या करेगी, वहां से आप देख सकते हैं कि नॉर्मल मूवमेंट कुछ इस प्रकार से होगी,
कि विंड को सपोर्ट मिलता रहेगा इस तरफ। जबकि एल नीनो उल्टा, एल नीनो क्या करती है, एक डिफरेंट कंडीशन क्रिएट कर देती है कि ऑसिलेशन की कंडीशन एकदम डिफरेंट कर देती है। एल नीनो की मौजूदगी की वजह से लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है ताहिती के पास और हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है डार्विन के पास। तो ये पूरा का पूरा एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन फिनोमेना है जो क्या नाम है, सदर्न ओशन के फ्लो को इंपैक्ट करता है। जिस साल एल नीनो आता है उस साल मानसून को सपोर्ट नहीं मिल पाता है और उस साल मानसून का डेवलपमेंट स्लो हो जाता है। एल नीनो घटना जब कभी भी घटती है तो वो मानसून को सप्रेस करती है। उसके ठीक विपरीत जब ला नीना घटना घटती है, एल नीनो और ला नीना ये दो प्रकार की धाराएं हैं। देखिए मैं यहाँ पे एक डायग्राम में भी दिखा रहा हूं। जिस साल आप देख सकते हैं कि एल नीनो आ रही है उस साल साउथ अमेरिका के ऊपर आप देख सकते हैं कि हाई प्रेशर होने की वजह से सब्सिडेंस बनने लगती है। और ला नीना जब होती है तो आप देख सकते हैं कि यहां पर देखिए टाहिती जो जगह पे लिखी हुई है, ये साउथ अमेरिका के इसके आसपास एयर्स का एसेंट होने लगता है जिसकी वजह से काफी मदद मिल जाती है मानसून को। तो एल नीनो मानसून को सप्रेस करती है और ला नीना मानसून को सपोर्ट करती है। तो ये दो बातें थी जो हम बताना चाहते थे। एल नीनो का इंपैक्ट भारत के मानसून के ऊपर पड़ता है। उसके बाद मानसून की मूवमेंट कैसे होती है इसको हमने डायग्राम में दिखाया था। देखिए ये डायग्राम लिखा हुआ है, केरला पे 1 जून पे आ गया है, 5 जून आगे बढ़ रहा है, फिर जून 10 तक यहां आ गया, जून 15 तक पूरा का पूरा पेनिनसुला कवर कर लिया है और 15 जुलाई 16 जुलाई या 15 जुलाई के आसपास पूरे के पूरे भारत के ऊपर मानसून आ जाता है। मानसून बढ़ता है तो अपने साथ साथ रेन और थंडरस्टॉर्म और शावर्स लाता रहता है। साइमल्टेनियसली अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में ट्रॉपिकल साइक्लोन जनरेट होते रहते हैं जो मानसून की दिशा को और ज्यादा स्ट्रेंथ देते रहते हैं। वहीं पे मानसून के जब हम रिट्रीट की बात करें, रिट्रीट का मतलब होता है मानसून के वापस आने की बात करें, तो जितनी तेजी से मानसून आगे बढ़ता है उतने ही ग्रेजुअली वो पीछे जाता है। यानी मानसून का अग्रसर होना एक तीव्र प्रक्रिया है और मानसून का पीछे की ओर को जाना एक मंद प्रक्रिया है। सिंपल शब्दों में कहें तो मानसून मूव्स वेरी फास्ट वेयरएज इट विथड्रॉज वेरी स्लोली। तो ये आगे बढ़ना और पीछे जाने की प्रक्रिया दोनों को समझने का प्रयास है। हम यहीं पे एक दो चीजें और बताना चाहते हैं जिनको आप ध्यान से देख लें। मानसून जिस स्थान पर सबसे देर में पहुंचता है वहां से विड्रॉ सबसे पहले करता है। तो ये एक समस्या है उत्तर पश्चिम भारत की कि वहां मानसून आता तो देर से है लेकिन विड्रॉ सबसे पहले कर जाता है। मानसून के रिट्रीट को समझने के लिए हम एक चीज बता देते हैं। मानसून क्यों रिट्रीट करता है वो हम डायग्रामेटिकली अगर दिखाएं, मानसून ऐसे वापस जाता है। ये डेट्स दिखा रखी हैं लगातार 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 मानसून के रिट्रीट होने की, इसको आप देख सकते हैं। इस स्लाइड को अगर पीछे लाएं, कुछ चीजें मानसून से संबंधित और रह गई थी जिनके बारे में हम बात करना चाहते थे। देखिए क्या है, मानसून में ब्रेक आ जाते हैं। कई बार मानसून में ब्रेक हो जाता है, मानसून जो है बरसात आते आते ब्रेक आ जाता है। उसकी वजह क्या है, why do we have breaks in the monsoon? उसकी वजह बता रखें। सबसे पहली चीज ITCZ shifts northward। ITCZ जिसके बारे में हमने बताया इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ये जब तक नॉर्थ इंडिया के ऊपर रहता है तब तक बहुत भारी मात्रा में ट्रेड विंड्स को अपने पास घसीटता है और उसके साथ साथ रेनफॉल होती रहती है। लेकिन ITCZ जब शिफ्ट होकर के हिमालय पर या हिमालय के पार चला जाता है, ये एक ऐसी घटना होती है जिसकी वजह से मानसून में ब्रेक आ जाता है। वो बात दूसरी कि ITCZ पुनः अपने आप को स्थापित भी कर सकता है। ये एब्सोल्यूट रैंडम अकरेंस है जो कि सन की मूवमेंट के साथ चलती रहती है। एक कारण ये है। दूसरी बात, कई बार ऐसा होने लगता है कि जो मानसून की हवाएं हैं वो पश्चिमी तट के पैरेलल जाने लगती हैं, वे भारत में प्रवेश ही नहीं करती हैं, तब मानसून में ब्रेक आ जाता है। कई बार और चीजें हो जाती हैं, टेम्परेचर का इन्वर्जन हो जाता है। टेम्परेचर इन्वर्जन का मतलब ऊपर वार्म एयर नीचे कोल्ड एयर, तो नीचे जब तक कोल्ड एयर मौजूद रहेगी वो एक प्रकार से नीचे एयर को एसेंट देने का प्रयास नहीं करेगी, तो इन्वर्जन की वजह से भी कई बार हो जाता है। ताप प्रतिलोमता की वजह से भी मानसून में ब्रेक देखने को मिलता है। तो ये वो कारण है जिनकी वजह से मानसून में ब्रेक देखने को मिलता है। उसके बाद में आगे हम बात कर रहे हैं रिट्रीट ऑफ द मानसून, कैसे मानसून पीछे जाता है या पीछे हटता है, रिट्रीट उसमें देखने को मिलता है। पहला कारण यह है रिट्रीट का कि मानसून वापस इसलिए जाता है क्योंकि सूरज का दक्षिणायन होता है। सूर्य का दक्षिणायन जैसे जैसे होता है वैसे वैसे मानसून पीछे की तरफ को खींचता है। क्या क्या कंडीशंस डेवलप होती हैं? पहले तो एक हाई प्रेशर सेंटर नॉर्थ वेस्ट इंडिया में बनता है, ITCZ नीचे की तरफ को शिफ्ट होता है,
उसके बाद सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, जिसको हमने बताया था कि तिब्बत के पठार ने डिसइंटीग्रेट कर दिया था, वो दोबारा एस्टैब्लिश हो जाती है। ये कारण है जिसकी वजह से मानसून में ब्रेक देखने को मिलता है। आगे कुछ चीजें हैं जो हम बताना चाहते हैं। ये इंडेक्स फॉर प्रेडिक्शन ऑफ द मानसून है। इंडेक्स फॉर प्रेडिक्शन ऑफ द मानसून का मतलब यह है कि मानसून कैसे आएगा उसको लेकर के कैसे भविष्यवाणी की जाती है। तो इंडियन मीटरोलॉजिकल सर्वे ने एक 16 पैरामीटर का इंडेक्स बनाया है, यानी 16 ऐसे गुण हैं, 16 ऐसे कारक हैं जिनके आधार पर मानसून की मूवमेंट और बहुत सारी चीजों को प्रेडिक्ट किया जाता है। कई बार वो मॉडल वर्क करता है और कई बार मॉडल वर्क नहीं करता, लेकिन हाँ, इतिहास को देखा जाए तो फिर भी मानसून की प्रेडिक्शन काफी मामले में सही रही। फिर हम ब्रेक इन द मानसून को हम पढ़ चुके हैं, हम बता चुके हैं कि कैसे ब्रेक आता है। उसके बाद में हम एक चीज जो रह गई थी मानसून के बारे में, वो है विंटर रेनफॉल। मानसून जब कभी भी रिट्रीट करता है, वापस आता है, तो वो बे ऑफ बंगाल के ऊपर से मॉइस्चर पिकअप करता हुआ आता है और तमिलनाडु जैसे जोन पर और केरला के लोअर रीचेस में रेनफॉल के रूप में लाता है। तो विंटर रेनफॉल मानसून की वजह से होती है। साउथ वेस्ट मानसून समर रेनफॉल लाता है, नॉर्थ ईस्ट मानसून विंटर रेनफॉल लाता है। आगे विंटर रेनफॉल को अगर हम समझ लें तो अब हम बात कर रहे हैं सीजनल रिदम की। भारत में सीजन का रिदम कैसे चलता है? देखिए, भारत के मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने या भारत के वेदर ऑफिस ने, जिसे हम कहा जाए, भारत में 4 सीजन रिकॉग्नाइज किए हैं। पहला है कोल्ड वेदर सीजन, जिसे हम विंटर सीजन भी कहते हैं। दूसरा है हॉट वेदर सीजन, जिसे हम समर सीजन भी कहते हैं। और तीसरा है साउथ वेस्ट मानसून सीजन या फिर रेनी सीजन। और फिर है नॉर्थ ईस्ट मानसून सीजन या फिर इसे हम कूल सीजन भी कहते हैं। ये चारों सीजन है, ये अपने क्रम के साथ चलते हैं, ये अपने रिदम के साथ चलते हैं और ये लगातार भारत में सीजन्स लाते रहते हैं। जरा इन सीजन्स के एक आउटलाइन को हम देख लेते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है विंटर्स। सर्दियों में क्या कंडीशन रहती है? सर्दियों में कंडीशन ये रहती है कि भारत के 2/3 भाग में बहुत ज्यादा सर्दी देखने को मिलती है। नॉर्दर्न पार्ट बहुत ज्यादा सर्द होता है, जबकि साउथ का 1/3 पार्ट उतना ठंडा नहीं होता है, क्योंकि वहां पर ओशन का इन्फ्लुएंस होता है। जो भी स्थान समुद्र के पास होगा वहां पर न बहुत ज्यादा गर्मी न बहुत ज्यादा सर्दी देखने को मिलेगी। विंटर सीजन में अगर हम देखें तो एक बहुत हाई प्रेशर डेवलप करता है नॉर्थन और नॉर्थ वेस्ट इंडिया के ऊपर, और इस हाई प्रेशर से हर तरफ को विंड चलती है। इसी को हम विंटर मानसून या नॉर्थ ईस्ट मानसून कहते हैं। विंटर कंडीशंस में एक दो चीजें हमें और देखनी है। विंटर्स में जनवरी का जो महीना होता है वो कोल्डेस्ट महीना होता है। सबसे ठंडा महीना जनवरी का होता है। और कश्मीर में जो द्रास की घाटी है, द्रास एक स्थान है, वहां पर तापमान -27 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। काफी कोल्ड हो जाता है, एवरेज टेम्परेचर इतना हो जाता है। तो कोल्ड की ये कंडीशन बहुत ज्यादा डेवलप हो जाती है। विंटर्स में एक और चीज होती है, वेस्टर्न डिप्रेशन। इसे हम लोग पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। पश्चिमी विक्षोभ क्या है? देखिए, वर्ल्ड मैप के ऊपर अगर आप देखें तो आपको मेडिटेरेनियन सी देखने को मिलेगी, यानी भूमध्य सागर। भूमध्य सागर के ऊपर चक्रवातों का निर्माण होता है और वे पछुआ पवनों के साथ संचारित होकर के भारत में प्रवेश करते हैं, और इन्हीं चक्रवातों के कारण भारत में विंटर्स में रेनफॉल देखने को मिलती है। विंटर्स में रेनफॉल देखने का मतलब विंटर रेनफॉल आपके विंटर में यानी जनवरी के महीने में और फरवरी के महीने में रेनफॉल देखने को मिलती है। ठीक, उसके बाद में द रिट्रीटिंग मानसून ब्रिंग्स रेनफॉल टू द तमिलनाडु ऑफ इंडिया। ये भी बता दिया, तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु कोस्ट ऑफ इंडिया। यानी ये जो रिट्रीटिंग मानसून है, इसी सीजन में मानसून वापस जा रहा होता है और वो तमिलनाडु में भी ठंडी रेनफॉल लाता है। तो ये पूरी कंडीशन है जो हमने बता दी। समर्स में क्या होता है? समर्स में नॉर्थ इंडिया हॉट हो जाता है, और समर्स में नॉर्थ इंडिया के ऊपर एक लो प्रेशर जोन डेवलप हो जाता है। पूरा का पूरा नॉर्थ इंडिया हॉट है। अलवर जो स्थान है, अलवर जो है वो वहां पर 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान देखने को मिला है राजस्थान में। मई का महीना नॉर्थ इंडिया और इंडिया का हॉटेस्ट मंथ है। हालांकि कई ऐसे स्थान हैं जहां पर जून हॉटेस्ट मंथ होता है। ये पूरा का पूरा जोन है जहां पर देखा जा सकता है कि कुछ वेस्टर्न कोस्ट के ऊपर थोड़ी बहुत ठंडी देखने को मिल सकती है, बॉम्बे में, गोवा में। अन्यथा पूरा का पूरा इंडिया ओवरऑल क्या होता है? हॉट होता है। हॉट सीजन में एक दो चीजें हैं और जो मैं इसी वक्त बताना चाहता हूं। एट सम प्लेस जून इज द हॉटेस्ट मंथ। उसके बाद में नॉर्वेस्टर्स, यहीं पर मैं बताना चाहता हूं कि इंडिया में इस वक्त कुछ स्थानीय पवनें भी चल रही थी। एक तो लू चलती है, और बात कर रहा हूं नॉर्वेस्टर की, जिन्हें काल वैसाख भी कहा जाता है।
ये एक प्रकार के लोकल स्टॉर्म शेप्ड डिस्टर्बेंस हैं जो नॉर्थ वेस्टर्न डायरेक्शन से आते हैं, और जब कभी भी नॉर्थ वेस्टर्स आते हैं तो ये अपने साथ थंडर, लाइटनिंग और रेनफॉल बहुत कुछ लेके आते हैं। इसी दौरान इस सीजन में जो समर सीजन में थोड़ी बहुत रेनफॉल होती है, वो रेनफॉल खेती के लिए बहुत बढ़िया होती है। इनको अलग अलग जगहों पर स्थानीय नामों से जाना जाता है, जैसे असम में इन्हें टी शार्स कहा जाता है चाय की खेती के लिए। उसके बाद मैंगो शार्स या चेरी ब्लॉसम्स या कॉफी शार्स ऐसे नाम दिए जाते हैं क्योंकि इस किस्म के प्लांट को ये बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। इनके नाम ये समर के सीजन में होने वाले रेनफॉल पैटर्न्स हैं, इनको ग्लोबल नेम्स दिए गए हैं, इनको देख लेना जरूरी होता है, एग्जाम में यही पूछे जाते हैं। समर सीजन देखने के बाद हम नेक्स्ट सीजन के ऊपर आ जाते हैं, वो है रेनी सीजन। देखिए, रेनी सीजन को हम लोग मानसून का सीजन भी कहते हैं और काफी हद तक हम लोग मानसून के बारे में बता चुके हैं। जैसा कि हमने बताया कि समर सीजन में जब कभी भी नॉर्थ वेस्ट इंडिया के ऊपर एक लो प्रेशर डेवलप होता है तो हर तरफ से विंड्स उस लो प्रेशर को डेवलप करने के लिए, उस लो प्रेशर को फिल करने के लिए आती है, और उस लो प्रेशर को फिल करने के लिए जब विंड्स आगे बढ़ती तो अपने साथ मॉइस्चर लेके चलती है, जो कि रेनफॉल के रूप में पूरे के पूरे प्लेन रीजन और पूरे के पूरे इंडियन रीजन के ऊपर आ जाता है। तो इस दौरान हम देख सकते हैं कि रेनफॉल जब कभी भी आती है तो हमने बताया है कुछ एक बातें मानसून के बारे में जो रह गई थी, मानसून तो हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। अगर दोनों ब्रांचेस को देखा जाए, मानसून आता बे ऑफ बंगाल से है और अरेबियन सी से भी है, तो अगर हम देखें बे ऑफ बंगाल इस तरफ है यानी बंगाल की खाड़ी, और अरब सागर या अरेबियन सी इस तरफ को है, ये मैंने यहां पे लिख दिया। मानसून की दो शाखाएं हैं, मानसून पवनें जब आती हैं तो वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती हैं। मानसून बे ऑफ बंगाल में ज्यादा तेजी से चलता है, लेकिन भारत में रेनफॉल अरेबियन सी में ब्रांच की वजह से ज्यादा आती है, और उसकी वजह यह है कि अरेबियन सी बे ऑफ बंगाल के मुकाबले काफी बड़ा है। और दूसरी बात, बे ऑफ बंगाल में आने वाला मानसून वो डिवाइड हो जाता है, वो कई अन्य देशों में भी जाता है, जबकि अरेबियन सी का मानसून पूरा का पूरा भारत को ही प्रभावित करता है, कुछ हद तक पाकिस्तान में जाता है। तो इस वजह से मानसून सीजन में बहुत रेनफॉल देखने को मिलती है। हम बता चुके हैं कि रेनफॉल किन किन फैक्टर से प्रभावित होती है, एक तो माउंटेन्स की ओरिएंटेशन, ITCZ की मूवमेंट, और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हम पहले भी बता चुके हैं कि कैसे कैसे ब्रेक आता है मानसून सीजन में, कैसे कैसे रिट्रीट ऑफ द मानसून होता है, वो हमने बता दी। ठीक, आगे यहीं पे अगला सीजन है जिसे हम कूल सीजन कहते हैं, या इसे हम सीजन ऑफ द विड्रॉल ऑफ द मानसून या रिट्रीटिंग मानसून कहते हैं। अक्टूबर नवंबर तक आते आते, इनफैक्ट मिड सितंबर ऑनवर्ड्स से लेकर नवंबर तक मानसून धीरे धीरे ग्रेजुअली अपने आप को विड्रॉ करता है। मानसून जितनी तेजी से आता है उतना ही धीरे 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 वापस जाता है। जिन पार्ट्स में वो सबसे लेट पहुंचता है वहां से सबसे पहले विड्रॉ करता है, और मानसून जब विड्रॉ कर रहा होता है तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से विड्रॉ करते हुए वो बे ऑफ बंगाल के ऊपर से मॉइस्चर उठाते हुए आता है और तमिलनाडु और कुछ मामले में केरला के ऊपर रेनफॉल लाता है। तो ये पूरा सीजन है। इसी सीजन में आपको ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बहुत देखने को मिलेंगे, काफी चक्रवात आते हैं, और चक्रवात जो है वो इस दौरान जो है सबसे ज्यादा बे ऑफ बंगाल में देखने को मिलते हैं। देखिए यहां देख सकते हैं, स्पेशली इन द बे ऑफ बंगाल। तो आप इस स्लाइड को अगर पॉज करके पढ़ेंगे और साथ में नोट्स के साथ, बुक के साथ कंपेयर करेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको पता लगती रहेंगी। तो ये एक जनरल आइडिया हमने आपको इंडिया की क्लाइमेट के बारे में देने की कोशिश की, कैसे मानसून आता है, कैसे प्रभावित होता है, कैसे रेनफॉल होती है, कैसे सीजन्स का रिदम चलता है। केवल इतना पढ़ने भर से काम नहीं है, क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन इसके आधार पर बहुत पूछे जाते हैं। तो फैक्चुअल क्वेश्चंस आप बुक से भी देख सकते हैं और साथ में नोट से भी देख सकते हैं। हम इस स्टेज पे आपसे ये कहेंगे कि आपको अगर सीखना है तो क्यूरियोसिटी हमेशा मेंटेन करिए। हमेशा आप क्यूरियस रहेंगे, आप अपने कौतूहल को मेंटेन करेंगे तो आप प्रोग्रेस करते रहेंगे। हमारा संदेश आपको हमेशा ये रहता है कि ऑलवेज बी क्यूरियस एंड कीप लर्निंग। अपने कंसंट्रेशन को बना के रखें। द मोर यू रीड द मोर यू इंप्रूव। और हाँ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा करके उसके अगल बगल की इंफॉर्मेशन जरूर देखते रहें, इससे लाभ होगा। आज के टॉपिक के लिए बस इतना ही। आई होप आपको क्लाइमेट के बारे में जानकारी पता लग गई। आप अपने टीचर से भी पूछ सकते हैं जो आपको ब्रांच में पढ़ा रहे होंगे। दैट्स ऑल एंड थैंक यू वेरी मच।